पेड़ में क्या ये है एआई का काम। कभी सोची। चलो ठीक है, शुरू करें। अंडरस्टैंडिंग द कोर एलिमेंट्स ऑफ अ, ठीक, दिख रहा है। हाँ, तो वही तुम्हें बताना है। चलो, आ जाए वापस अपने। नॉवेल इज ए टेपेस्ट्री वोवन, अब एक नॉवेल जो होती है वो जैसे कपड़े पे कलाकारी होती है वैसे बुनी जाती है, विथ वेरियस एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट एकदम सजाया जाता है। दिस प्रेजेंटेशन प्रोवाइड एन एनालिसिस दीस एलिमेंट, सारे एलिमेंट हमें आप इस स्लाइड में देखेंगे। इट इज द एसेंशियल फॉर बोथ राइटर्स एंड रीडर्स, जो कि अति आवश्यक हैं किसके लिए, राइटर और रीडर्स के लिए। अंडरस्टैंडिंग दीज एलिमेंट्स अलाउ फॉर अ डीपर एंगेजमेंट विथ हर विद द टेक्स्ट, जिससे जो कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो टेक्स्ट से डीपली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक और बात इसमें ऐड कर दें हम कि जो एलिमेंट होते हैं वो टेक्स्ट में लिखे नहीं होते, वो टेक्स्ट के अरेंजमेंट या टेक्स्ट के राइटिंग स्टाइल में छिपे होते हैं। ठीक, चलो डन। अब पहले देख ले प्लॉट, द इंजन ऑफ द नरेटिव, है ना, ये पहला एलिमेंट हो गया। हाँ, प्लॉट, इंजन, इंजन, वही इंजन ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो एक कहानी का इंजन है वो प्लॉट ही होता है। अगर प्लॉट में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लॉट का मतलब होता है कथा वस्तु, कथा वस्तु में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कहानी का वो एरिया जिस पे पूरी कहानी होती है, कहने का मतलब डायरेक्ट कहानी ही। ठीक है, बिल्कुल सरल कर लिया। अब आ जाओ आगे, परिभाषा, डेफिनेशन, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द स्टोरी, कहानी का पूरा क्रम, कालानुक्रम समझ लो। की एस्पेक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट, अब उस प्लॉट में क्या क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, द ड्राइविंग फोर्स, कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब तक कहानी में ट्विस्ट ना आए कहानी का आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। कैसा ट्विस्ट, मतलब ऐसे समझ लो कि फिल्म की स्टार्टिंग वही शानदार सीन है ना, कि भाई हीरो है और हीरो की माँ को विलन ने पकड़ लिया या कैद करके ले गया, है ना, तो ये अब द्वंद्व युद्ध होगा, अब विलन में और हीरो में लड़ाई चलेगी, है ना। हाँ, है ना, मैं तेरे खून का बदला लूंगा। हाँ, तो वो मैं बदला लूंगा, पूरी बदले में फिल्म निकली। फिर कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मतलब घटना, दुर्घटना, वही घटना जैसे, ठीक है। फिर कॉज एंड इफेक्ट, अब मतलब कोई भी कारण या वजह। फिर सब प्लॉट, एड कॉम्प्लेक्सिटी, अब उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये कहा कि वो लड़की क्या हो, जब 18 बड़ी होगी, क्या वो विलन बन गई होगी, क्या वो भाग गई होगी, और इसके अलावा सिचुएशन और बुरी से बुरी हो गई हीरो की, हालांकि वो स्ट्रगल कर रहा है मूवी में, परेशान हो रहा है। तो ये सब हमारे प्लॉट की तीन की एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कैजुअलिटी एंड द सब प्लॉट। ओके, एग्जांपल दे दिया, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस द प्लॉट रिवॉल्व अराउंड एलिजाबेथ्स evolving relationship with Mr. Darcy. The initial conflict stemmed from their prejudice first impression, कि उस कहानी में डार्सी और एलिजाबेथ की कहानी, जिसमें कि हम देखते हैं शुरुआत कैसे होती है, हमारे जो
जो डर्सी मतलब वो होता है ना, एलिजाबेथ है ना, उसके प्रेजुडिस से, उसकी नफरत से, किसके प्रति? मिस्टर डर्सी के प्रति, है ना। ये कितना घटिया आदमी है ना, बोलने का ढंग, ना बात करने का, और ऐसे है ना मुंह सा मरोड़ है, अकड़ में रहना, ये घमंडी। हालांकि ये बिल्कुल सही है भैया, दुनिया है ना, हमें लोगों के साथ हुआ था ऐसा। हमने बताया था कि हम और हेमंत ने, है ना, सुनील को कहा कि जो घटिया आदमी, रुक जा बता था हम। हेमंत ने फोन लगा के उसका अच्छा मजा लिया पहले ही दिन, है ना, कि देख रहे हैं हम जायरों को। ऐसे फर्स्ट इम्प्रेशन से पता नहीं चलता खुले लोगों से। मतलब स्टेम मतलब होता है तना, तो मुख्य मुख्य तना। कैरेक्टर। अब दूसरा जो मेन है एलिमेंट है, वो है कैरेक्टर, है ना। तो देखें, द हार्ट एंड सोल, मतलब हृदय, आत्मा, ठीक है। ये हमारे एक नोवेल का एक मतलब एक हार्ट और एक उसकी आत्मा, यही होता है। तो फिर देख रहे हैं इसमें क्या क्या की एस्पेक्ट है, क्या की एलिमेंट्स हैं। पहला है प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर। दूसरा है एंटेगोनिस्ट, अपोजेस द प्रोटैगनिस्ट, अपनी भाषा में कहें विलन। याद रखना, एंटेगोनिस्ट है ना, मतलब अपोजिट ऑफ और प्रोटैगनिस्ट, मुख्य कैरेक्टर के अगेंस्ट। चलो हम प्राइड एंड प्रेजुडिस से ही समझ लें, इसमें एंटेगोनिस्ट कौन है। ओके, थोड़ा सा ठीक है, और एक तो ये हो गया, और ठीक है, वो भी है। और एक जो वैकहम, वही शायद वही, देख है क्या? हाँ, अच्छे से याद नहीं। ठीक है ना। फिर कैरेक्टर आर्क ट्रांसफॉर्मेशन। कैरेक्टर आर्क मतलब होता है धनुष, मतलब धनुष के शेप का एक स्ट्रक्चर ना। ये आर्क मतलब एक रेखा, रेखा लिख लो। हाँ हाँ, ठीक है। इसी से एक वर्ड बनता है आर्क से, आर्चरी, आर्चरी। हाँ, वो भी आर्किटेक्चर, उसमें भी रेखाओं से ही चीजें बनती हैं। आर्किटेक्चर मतलब आर्क वर्ड से सब चीजें बनती हैं। आर्क का एक अच्छा मीनिंग लिखो, रेखा खंड। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वर्ड मतलब है ये, है ना। देखो, ये होता है कि आप इंग्लिश को किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हो ना, तो आपकी वोकैब बहुत इंप्रूव होती है ना। तो ये मैथ्स का वर्ड है ये। यहाँ जब तक हमने इंग्लिश मीडियम में मैथ्स पढ़ाया, तो ये वहां से निकला, ठीक। और देखो, आर्क से आर्किमिडीज, है ना, वो भी रेखा, मतलब रेखा गणित के आर्कोलॉजिस्ट, वो भी हाँ। तो ये चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं, मतलब ये रूट वर्ड्स होते हैं आर्क से। बहुत सारे वर्ड हमारे एमए के टाइम पे हमारे सर ने, मतलब ये प्रॉपर एक उसमें था ही, इंग्लिश सब्जेक्ट में एक इंग्लिश होता है प्रॉपर, ग्रामर होती है जिसमें एमए में मिलता है। तो वहाँ रूट वर्ड्स को फाइंड करना बताया जाता है, और रूट वर्ड्स के साथ साथ पूरी व्यवस्था बताई जाती है कि आपको कैसे 1 से 10 वर्ड याद करने हैं। एक वर्ड से आपको 10 वर्ड बनाने हैं, जिसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, आपका एडवर्ब होगी, एडजेक्टिव होगा, एक ही वर्ड से बनाने हैं।
जैसे मान लो रूट वर्ड आर्क हो गया, या कोई भी हो गया, बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं। तो अगर आपने 500 चीजें याद करी है तो आपके पास 5000 हो सकती हैं। आदमी इजी भी पढ़ता है। हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे हमने कुछ वीडियो डाउनलोड करी थी, आज भी डाउनलोड में डली है वो, हमको मूड हो जाता है देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, फिर देख लें। अब ये कैरेक्टर वाली बात जो है इसके लिए भी नीचे भी दिया है। तो जे गैट्सबी इज round character whose motivates are slowly revealed. His character are demonstrate the disillusionments of the American drama. चलो, अब तुम लोग तो कंफ्यूज हो गए हो कि ये कौन सी बला यहाँ दे दी। चलिए, ये सब चीजें आपको कैसे पता चलती हैं जब आप एक्स्ट्रा नॉवेल्स देखते रहते हो। एक वर्क है ग्रेट गैट्सबी करके एक वर्क है। हाँ, थोड़ी सी कहानी पे बात कर ले। तो उस वर्क में जो है ना, एक गैट्सबी करके एक कैरेक्टर होता है। तो वो अपने दो कैरेक्टर छुपा के रखता है। दो कैरेक्टर मतलब वो डबल रोल करता है। अपने मूवी देखते हैं ना इसका डबल रोल, तो वो व्यक्ति उसमें डबल रोल करता है। तो धीरे धीरे फिर वो अपने कैरेक्टर को रिवील करता है, बताता है कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, है ना। बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ एक और है, बीइंग अर्नेस्ट वर्क है, बीइंग अर्नेस्ट। उसमें भी वो अपना नाम इसलिए अर्नेस्ट रख लेता है क्योंकि वहां पे अर्नेस्ट नाम रखना एक प्राउड का सिंबल माना जाता है। मतलब हमारा नाम है ना, आज हम अपना नाम जैसे आइंस्टाइन रख लें, अरे आइंस्टाइन जी आ गए, हाँ, ठीक है। तो अर्नेस्ट नाम रखना अच्छा क्यों रखता है वो नाम, क्योंकि जो लड़की होती है ना वो डे ड्रीमर होती है और वो कहती है कि मैं शादी करूंगी इससे उससे, उसका नाम ये होना चाहिए। तो लड़का खुद को नाम ही बदल ले, है ना। तो देखना ये वर्क मजा आएगा, बीइंग अर्नेस्ट और ग्रेट गैट्सबी। हाँ, डेमोस्ट्रेट, डेमोस्ट्रेट मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना या समझाना। डिस इल्यूजनमेंट मतलब एक होता है इल्यूजन, ये इल्यूजन के अपोजिट है। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। इल्यूजनमेंट देख लो चाहो तो। चलो आगे देखें, डेमोस्ट्रेट हो गया, डिसइल्यूजन हो गया। अमेरिकन ड्रामा, ये अमेरिकन वर्क है ना। दोनों वर्क लिख लेना और देख लेना जरूर, इसे एग्जाम में आता है। हाँ, मतलब अपना जो डेडीमर होते ना, सब दिन में सपने देखने वाले। देन सेटिंग, द स्टेज एंड द एटमोसफेयर, क्या माहौल है वहां पे, है ना। अपने इंडियन मूवीज की अपन बात करें तो राइट, वातावरण, अपने प्राइड एंड प्रेजुडिस का माहौल देख लो, एकदम फैमिलियर माहौल होता है ना, सामाजिक माहौल होता है ना। हाँ, या फिर अपन को देखें, किसको देखें, आप दोनों बिल और बताओ। हाँ मूवी, हाँ तो वो पूरे जहाज के ही उसमें चलता है ना, भयानक वाला डर का माहौल। हमें एक और बता दें, डर से याद आया, एक मूवी का नाम है एक मूवी का नाम है, हाँ फ्रैंकेस्टाइन भी, एक मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। उस मूवी को देखने के बाद शायद तुम पे खाना भी ना खा, बता रहे। फ़ारेनहाइट नहीं, फ़ारेनहाइट, फाइनल डेस्टिनेशन।
ये मूवी अगर कहीं मिल जाए तो देखना। देखने के बाद तुम पे साथ खाना भी ना खाओ। एक खतरनाक एक सीन हम दिखा दे रहे हैं। ब्रिज मतलब एक घटनाओं पे घटित है ये। एक ब्रिज टूट जाता है जिसमें गाड़ियां नीचे गिरती हैं। जब गाड़ियां नीचे गिरती हैं तो जो ब्रिज का जो मलबा होता है वो भी नीचे नदी में नीचे गिरा होता है या कुछ लटका होता है। एक सीन बस हम तुम्हें बता रहे हैं, पूरे सीन नहीं बताए, है ना। कि तो जो ब्रिज होता है वो कंस्ट्रक्टेड होता है और वहां पे ब्लेडें लेडें रहती हैं। तो जब लाश गिरती है गाड़ी में, पहले तो वो लटका रहता है, से गिरती है ना, वो जो आरा होता है ना, एक आरा ऐसा रखा रखा होता है, वो उस पे जब गिरता है ना, जैसे वो गाजर मूली होती है ना, वैसे स्लाइस में कटता है। स्लाइस में कटता हुआ पूरा कटता है एक पे। एक सीन पे तो मतलब जो रॉड होती है ना, एक व्यक्ति गिरता है ना, उसके यहाँ से रॉड घरती है ना, तो यहाँ से खपड़िया को फाड़ के निकल फंसा रहता है ना। कुछ ऐसे हैं, पता चला एक गिरता है ना तो उसको आधा बॉडी यहाँ ऐसे रॉड घुस जाती है और वो ऐसे फटा तड़पता रहता है। खतरनाक, है ना। और भी खतरनाक सीन है उसमें। हमने वो लगभग 2010 के आसपास देखी थी वो मूवी। छोड़ो, चलो आ गया। देखो यहाँ, हाँ, यहाँ देखना फिजिकल एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल लोकेशन और इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट, दोनों चीजें मायने रखती हैं, है ना। याद रखना सेटिंग में। टेम्पोरल सेटिंग, द हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड इट्स इन्फ्लुएंस। टेम्पोरल का देख लेना क्या है इसका मतलब। वो कैब की कैब क्रिएट करती है। चलो ठीक है। टेम्पोरल सेटिंग मतलब लौकिक या जो एक दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है नश्वर चीज है। फिर देख लें सोशल कॉन्टेक्स्ट, द कल्चर, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, समाज का माहौल कैसा है, कल्चर कैसा है, वहाँ की राजनीतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां क्या है। एग्जाम्पल दे दिया, द डिस्टोपियन सेटिंग ऑफ ओशियानिया इन 1984 direct influence the characters' lives. The bleak environment reinforces the noble message about the danger of totalitarianism. टोटलिटेरियनिज्म की फीलिंग ये आ रही है कि सब चीजें एक जगह पे समाहित होना। हाँ वही, सर्वसत्तावाद मतलब सारी चीजें एक ही जगह पे इकट्ठा होना, इन द सेंस पावर का सेंट्रलाइजेशन, एक व्यक्ति के पास ही पूरी ताकत होना। बिल्कुल ये जो मूवी है तो अपने हिटलर जैसी है। देख लिया ना ये, मतलब कहानी देख ली ना इसकी, है ना। बिग बॉस वॉचिंग यू, है ना। आप जैसे अपन यहाँ पढ़ रहे हैं मान लो, हाँ हाँ, बिग ब्रदर वॉचिंग यू। जैसे अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ते पढ़ते अब कोई एग्जांपल अपना मन हो गया कि चलो अपन दे दे कोई अजीब सा, तो आप मान लो कि ये समझ लो कि जैसे पीएम मोदी है, आप पीएम मोदी जी के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि आपके घर में सीसीटीवी लगा होगा और आपने अगर एक शब्द भी ऐसा बोला तो हम गए। कैसे गए? अच्छे तरीके से गए, बहुत अच्छे तरीके से निपटा देंगे तो। ठीक है, इवन वहां पे कोई आपसे आप कोई रिलेशन भी नहीं बना सकते, वो दो लोग जो होते वो लव रिलेशन भी नहीं बना सकते, बात नहीं कर सकते। बहुत क्या भयंकर स्थिति होती है, लिख नहीं सकता, है ना। पकड़ा जाते भैया, भगवान। सोचो क्या खतरनाक से, ये हिटलर हिटलर के टाइम पे ऐसा था नॉर्थ कोरिया में।
हालांकि हम तुम्हें एक बात बता दें, नॉर्थ कोरिया में देखो क्या है अक्सर, बिल्कुल नहीं, हालांकि एक बात तुम्हें बता दें कि जो इंसान जैसे में रहता है ना, वो वैसे की आदत हो जाती है। कैसे समझो, आज हम बात करें अपने पूर्वजों की, तो अपने पूर्वजों ने सिर्फ चप्पलें ही सिर पे उठाई हैं, समझ रहे? और देखा जाए तो उस समय वो लोग खुश भी थे, भाई में खुश थे। मतलब जिसको हम लोग आज अत्याचार समझते, लोग अत्याचार में खुश रहते हैं। हाँ, उनने उनने देखा कि अगर माल गुजार नहीं कर रहा है और तुम में दो जूता लगा दिए, उनको कोई फर्क नहीं। क्यों? उनने एक्सेप्ट करके रखा है कि यही तो जिंदगी हमारी। हाँ, घर जाके अपने बच्चों से कह रहे में मार सके थे, क्या जान है। पता चला बच्चे ने अगर आवाज उठाई तो खो बच्चा बुरा हो गया, क्या घर से भाग जाइए, है ना? जैसे साथ साथ होते थे, एक दो मर भी गए तो फर्क नहीं पड़ा रहा। सही भी था ये, मतलब अ, सही में एक दो तो इसीलिए पैदा करते थे वो इतने सारे, एक दो मर गए तो। हमारे भी एक परिवार में, हमारी जो सासू माँ के परिवार, 9 भैया बहन है। नहीं 5 तो ठीक है, फिर भी 9 बहुत मायने। हालांकि ये मालूम को लेके है, ये वो होते हैं ना, पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये सब उसकी वजह से है ना, क्योंकि पैट्रियार्की इस हद तक छाई है, ने कहा कि नहीं, बच्चा ही सब कुछ। हालांकि कि तुम लोगों को एक बात बता दें, ये मतलब थोड़ा सा ना हमारा समाज दूरदर्शी नहीं होता। दूरदर्शी मतलब लोग विश्वास नहीं करोगे, आज से 10 साल बाद ऐसा माहौल आ जाएगा कि चीजें बहुत एडवांस हो जाएंगी ना, मेल और फीमेल का रोल ही खत्म हो जाएगा, इतना खतरनाक तरीके से। 10 से 20 साल के अंदर नई जनरेशन आएगी ना, सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। तुम्हारे टाइम की जनरेशन आप हमारा हमें भी मिलेगा, माहौल ही बदल जाएगा, सोच के देखना। तो मेल फीमेल की कहानी ही खत्म है, एकदम फ्रांस बन जाएगा। नहीं, मतलब मेल फीमेल का रोल ऐसा खत्म, इस सारी चीजें आप मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे, समझ गए? कुछ पितृसत्तात्मक जो इंडिया में है वो तो रोल ही खत्म हो जाए। वुमेन के अंडर में होंगी पावर्स, बहुत दोनों इक्वली वो होंगे। लेकिन ये भी है कि फिर इक्वली जब वो होंगे ना, तो कुछ अच्छाइयाँ भी होगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी, है ना? जो है ना, फैमिली रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तब। हालांकि ये मायने भी नहीं रखता, लोग देखो कितनी कितनी सड़ी लाइफ होती है, हमें सोच के ये ताज्जुब होता है कि दो लोग जीवन भर लड़ते ही रहते हैं, और लड़ते ही लड़ते उनकी जिंदगी नहीं, एक सुटता ही सुटत निकल जात और एक की सूटते ही सूटत। समझ रहे ना? इससे अच्छा वो कहीं अगर अलग हो चुके होते ना, तो शायद हैप्पी रहते। ऐसे समझ लो, वो एक मूवी बनी, बॉलीवुड में एक मूवी बनी है कि बच्चे अपने मम्मी पापा का डिवोर्स कराते हैं। बॉलीवुड में मूवी है, अपने ही बॉलीवुड में, वो काफी पहले बन गई। वो बच्चे डिवोर्स कराते हैं दोनों का। वो तो बागवान है, वो प्लस पॉइंट वाली है। लेकिन इसमें
वो लोग मालूम है, बच्चे कहते हैं कि बहुत हो गई, ये दोइयों के खज रहन नहीं देने अब तक। चेक 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 लड़ता ही रहता है। वो मालूम उनका तलाक करा देते हैं, और तलाक करा के दोनों की अलग अलग जगह पे मैरिज करा देते हैं। हाँ, तो फिर वो खुश रहते हैं। अब खुश रहो लो भैया मोरे, बच्चे बड़े हो चुके रहते हैं। बुढ़ापे में उनका वो कराते हैं, 40-50 की एज में उनका तलाक करवाते हैं। वो कहते हैं, मतलब वो मालूम है कैसे देखते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ऐसे देखते हैं कि यार ये दोनों खुश नहीं है, इनके चेहरा पर, फादर को देखते हैं यार इनके चेहरे पर कभी हंसी नहीं आई, है ना। मम्मी, उनके चेहरे, उनका कभी ये नहीं देखा कि यार कभी उनके उनने लाइफ को अच्छे से जिया हो। इतनी मॉडर्न थिंकिंग है, कहीं ना कहीं सही है ये। हम उस वजह से नहीं कह रहे कि कुछ चीजों में ठीक भी है, कि कहीं कहीं फैमिली ठीक है, चलती रहती, लेकिन कुछ जगह पे लोग भोगते हैं जबरदस्ती, बच्चों के कारण भोगते हैं। हालांकि इस चीज के लिए बहुत मॉडर्न होना जरूरी है। अपने हाथ को ये बता नहीं लगो तो तुम्हें खा जाए वो कच्चो, क्या बात कर रहे हो भैया, तुम धोखे से कर दो ना ये बात। अपन पढ़ रहे हैं इसलिए बात भी कर पा रहे हैं। हम तुमको डायरेक्ट कहीं ये बताते तो कहते कि जिनका तो दिमाग खराब हो गया, जे भैया तो जो तो सटक गो। तो सटक गो, या तो जो कहूँ से पी पा के आओ है, या फिर जो मालूम है पागल लोगों पता नहीं कहाँ पड़त रही थे। फ्रांस है इस मामले में अच्छा, वहां पे मैरिज का कोई बाउंडेशन नहीं है। और तुम लोग जो आने वाली जनरेशन के लिए ये इसलिए जरूरी भी है, क्योंकि तुम लोगों के टाइम पे घुटने वाला लाइफ नहीं रखना है, आगे बढ़ो। क्यों डिपेंड रहे ना, फ्रांस में कभी वो लोग मेल पे मेल डिपेंडेंस है ही नहीं। इवन यूरोप में कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, वो शुरू से ही वर्किंग रहती हैं, जॉब होती है प्रॉपर, घर के पूरे खाना बनाने से लेके सब में हस्बैंड हाथ बटाता ही है, समझ गए। खाने के लिए किसी को उंगली नहीं की जाती। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की इक्वली होती है, इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की इक्वल होती है, दोनों पैसा लगभग इक्वल कमाते। अगर मतलब अनइवन अगर उनका कमाई होती है ना, वो लोग फिर शादियां वादियां नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप इक्वल इनकम वाले हो तभी शादी, वहां पे शादी भी ऐसे ही होती है, आपकी इनकम इक्वल है और आप बच्चों को पाल सकते हो तो ही शादियां होंगी। सही है, बच्चों का भविष्य थोड़ी खराब होना चाहिए, आप अपनी लाइफ। हाँ, तो कैपेबल की कैपेबल से होगी, और अगर आपकी, ये तो गलत है ना, कमाता नहीं है वो बर्बाद हो चुका होता है। या फिर वहां पे या फिर वहां पे एग्रीमेंट होता है, ऐसा एग्रीमेंट कि अगर दो में से मान लो कि हस्बैंड नहीं कमा रहा, वुमेन कमा रही है, तो फिर उसको हाँ जिम्मेदारी निभाएगा। बस वहां इस चीज को गलत नजर से नहीं देखा जाता, है ना। और उसमें भी फिर वो जो है ना वुमेन, वो भी होशियारी नहीं बता सकती उसको, वो जिम्मेदारी का काम कर रहा है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चीजें हैं। मैटरनल लीव वहां पे मेल को भी मिलती है और फीमेल को भी मिलती है, जो प्रसूति अवकाश होते हैं ना, वो दोनों को मिलते हैं। मतलब हस्बैंड को भी जरूरी होता है कि वो भी उतनी ही केयर करेगा उसकी। बहुत शानदार व्यवस्था है, होने वाले बच्चे के साथ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो, आएगा इंडिया में, आने लगा है धीरे धीरे, सुधरेंगी चीजें, और तभी सब कुछ सही होगा, तुम देखना, तभी होगा। अपन सोचे आज तो पता चली कि आजकल तो हालांकि गांव में नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने आसपास के माहौल में आएगा। तो ये था एटमोस्फेयर। अरे एक बहुत शानदार तुम्हें एग्जांपल बता दें, आज लव मैरिज बहुत कॉमन सी चीज लगने लगी है, सही में।
देखो वो हो गई। अरे तुम गाँव साइड, देखो तुम्हें मामा कोई मौसी कोई, हमारे हमारे जो मामा जी हैं के नाती ने अब भी की है, हम अब भी आए, अब भी हम लोग आए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज नीतू की, वो भी एक्सेप्ट करना पड़ा परिवार को, करना पड़ा। हाँ, इससे पहले कि ये लोग कुछ गड़बड़ हो। वो ऐसा है ना, और वो भी कॉलेज का ना, तो करो दोनों साथ में। देखो कितना यूनिक, हम और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ बैठ के उसकी बात भी कर रहे हो, देखो एक्स चल रहा है ना, देखो कितना कॉमन हो गया। बिल्कुल। अब तुम्हारे पड़ोस ही में, मतलब बनी सा के पड़ोस ही में अद्दू, कितने एग्जाम्पल चाहिए, मतलब फैमिली वाली शादी तो भसम है, भसम है कि नहीं है। और देखो घर वाले, देखो घर वाले और समाज देखो कैसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, रिश्तेदार जा भी रहे, खा भी रहे, आशीर्वाद दे के भी आ रहा है, चल रहा पता। कितना अभी मैरिजेस है, अभी नया ट्रेंड आएगा डिवोर्सेस, बिल्कुल कॉमन होगा, एकदम हलवा पूरी हो रहा है। तुम लोग के टाइम पे ये समझ लो कि अभी तो ठीक है, मतलब जनरेशन, ये तुम लोग ही देखोगे, ये बस भी बहुत कॉमन होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट बनाएगी डिवोर्सेस को, उनको बनाना पड़ेगा, लड़ाई लड़ेंगे, मारेंगे पीटेंगे, डिवोर्स हुआ फिर सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, हाँ चलेगा ये। और देखो अगर जैसे ये बात है, हाँ देखो हम जो यही बोलने वाले थे, सामाजिक रूप से ये अनैतिक, अब समझना तो, अब हम इन चीजों के भी प्लस पॉइंट दिखाते हैं, तो प्लस पॉइंट दिखाते हैं। हमारा ट्रेडिशनल समाज, वैसे तुमने बोला ना, तुमने ट्रेडिशनल समाज की भाषा बोल दी, अब इसी चीज को देखो हम सही करके बता, एक व्यक्ति के साथ तुम लाइफ टाइम, वो उसको कुचल रहा है, वो उसको कुचल रही, लगे चीथने, इससे घिसने से अच्छा है अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली जियो। नहीं, अकेले जियो, फिर डबल होना डबल हो जाओ। मुंबई में ये चीज बहुत कॉमन है। अच्छा, और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट, आमिर खान की इस समय तीसरी शादी हो रही है, होगी, हाँ, अभी इनकी खुद की भी तीसरी हो रही, जबकि वो मूर्ख व्यक्ति नहीं है, मिस्टर परफेक्टनिस्ट कहलाता है बॉलीवुड का, आप उसको कैरेक्टरलेस कहोगे, आप उसको कैरेक्टरलेस कहोगे, गलत है ये, यही तो हमारा नजरिया, हमारा सामाजिक नजरिया कहता है ये कैरेक्टरलेस है ना, कैरेक्टरलेस नहीं, क्या उसको अपनी लाइफ जीने का हक नहीं है? भी तुम लोग और आगे पढ़ोगे ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या आपके जो करियर काउंसलिंग में, देखोगे ये चीजें, पहली काउंसलिंग हमें ही नहीं कर दी तुम्हारी, बहुत मॉडर्न टाइम है, बहुत मॉडर्न, ऐसी मॉडर्निटी हमसे तुमने फर्स्ट टाइम सुना, आगे सुनोगे तब तुम लोग कहोगे नहीं, सर ने तो सच्ची हमें पहले ही बता दी थी, आज ये देखने मिल रही। हम आसपास देखते हैं ना, हम वो साइलेंस आसानी से नहीं होगा, लेकिन होगा। आज लव मैरिज को देखो कैसे एक्सेप्ट कर, वही बूढ़े कर रहे हैं ना, वही बूढ़े, पता क्या कह देते हैं, नहीं, अरे कह देते हैं क्या, तो सीधो हुए बात सच्चो, हमने बूढ़ों को ही बतियाते हुए ही देखा कि देखो क्या बोल रही है। समझ गए, वो भी उनकी मानसिकता बदल रही, बदलना पड़ेगा उनको, जनरेशन बदलवा के रहेगी, नहीं बदलेगा तो तबाही मचेगी, तबाही मतलब भाग जाएंगे।
सचेत भैया, भिड़ जाओ, भाग न जाओ। जाओ। हमारी फोर्थ थर्ड थीम which is themes. Fourth, themes. The underlying message. Underlying message. मतलब हर एक नॉवेल के अंदर एक संदेश होता है। अंडरलाइन मतलब अंदर स्थित होना, है ना। लाइन मतलब लेटा होना, अंडर मतलब अंदर, तो उसके अंदर छिपा होना। हमने तो अंडरलाइन को डिफाइन वो करके तोड़ के बताया। तो यूनिवर्सल थीम, है ना, मतलब नॉवेल्स में यूनिवर्सल थीम्स होती है। रिकरिंग आइडिया सच एज, जैसे कि लव एंड लॉस, सही है। नॉवेल्स में तो अक्सर मिलेगा ही। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है वो चीज जो मटेरियल्स मेटेरिकल होती है, मतलब एक्सप्रेस थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब वस्तुओं के थ्रू कॉन्सेप्ट को बताना। जैसे जीवन का आधार आज का मोबाइल, सही है। आजकल बिना मोबाइल के तो तुम 10 मिनट अगर बैठ गए तो मालूम अकबकाई छूटन लगे, करोटा ले लगो, बीपी हाई होगो, है ना। मतलब आज की जनरेशन से तुम 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए मोबाइल छुड़ा कर फेंक दो, दिन भर कुत्ते के जैसे फड़फड़ाता रहेगा, सही है ना। बातें इतनी खतरनाक है, सट से लॉक खोला और तो देख लो। बिना बैलेंस के रह नहीं पा रही, बिना मोबाइल के कैसे रह ले। बिना बैलेंस के तो फिर भी ठीक है, पुरानी फोटोज देख देख कर लोगों के काम चल रहे हैं, ठीक है, काम चल रहा हो। लेकिन अगर भैया ये दिमाग खराब, ठीक है। फिर मोटिव, मोटिव मतलब मोटिव की फीलिंग तो आ रही होगी ना, क्या आपका मोटिव क्या है, मतलब नहीं, आपके इरादे क्या है, इरादा। रिकरिंग एलिमेंट और सिंबल, ठीक। अब देख लें यहाँ सेंट्रल थीम्स इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये वर्क लिख लेना भैया। Injustice and Prejudice. Scott Finch experience highlight the complexities of moral behavior. देखो, तो इसमें ये एक वर्क आ गया टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अब इस वर्क पे बात करें ना, ये वर्क सेंसिटिव वर्क है। सेंसिटिव मतलब थोड़ा ये समझ लो कि दुख भरा, क्योंकि इसमें ब्लैक कम्युनिटी के साथ जो अत्याचार हुए हैं ना, उसको बताया गया कि कैसे व्हाइट कम्युनिटी के लोग घेर के एक ब्लैक पर्सन को मतलब किस नजर से देखते हैं और क्या क्या होता है ना। एक मोकिंग बर्ड क्या है, एक पक्षी होता है, उस पक्षी को मारने की कहानी को थोड़ा सा धुंधला हो गया है हमें, लेकिन कहानी यही है। बहुत अच्छा वर्क है ये लिखा है हार्पर ली ने, राइटर का नाम टू किल अ मोकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। अमेरिकन होना चाहिए शायद ही। इसका कैरेक्टर है स्कॉट फिंच। ये पता है, ये वो सारे वर्क हैं जो यूजीसी नेट के लिए मोस्ट आईएमपी वर्क की लिस्ट होती है ना। वो तो जितने जो थे ना ऐसे, हमने सबकी लिस्ट बना बना कर सबको एक लाइन से टिक कर करके सुना है, टिक कर करके पूरे कंप्लीट। ध्यान नहीं रहा, बता नहीं पाए। बस तो फिर जहाँ का तुम्हारी नैया पार हो जी है।
आई है ना, वो देखो यूट्यूब भी तुम्हें वैसे ही देगा कंटेंट। हाँ, हाँ, ये तो तरीका है भाई। हम देखो दुनिया को आप बिल्कुल नॉर्मल देखो, लेकिन आप सारे उसी बीच में करो। जैसे हम निकलते हैं, कान में ईयरफोन लगा लेते हैं ना, और अपना मास्क लगा लिए ना, कोई कहा गाना सुन रहे ऐसा थोड़ी है ना। तो दुनिया के लिए दिखने के लिए कुछ भी रहो, दुनिया के हिसाब से आप मॉडर्न भी हो गए और आपका काम तो चल ही रहा है। ये होती है। हाँ, हमने भी उतारी थी उन्हें। और तुम्हें एक बात बता दें, हमने भी मालूम है, ये जो वर्क थे ना, कोई ऐसे लिस्ट हमें मतलब मिली नहीं थी, उन्हें सुन सुन के आ रहे थे, और इतनी गलत लिखे थे इस पहले, इतनी इतनी गलत लिखे थे। हम अब देखते हैं ना तो हम खुद को दिमाग खराब होते कितना गलत लिखे। तो खैर हमें अब फिर वो मिल भी गई है शायद कहीं, रखिए ढूंढनी पड़ेगी, मिल जाएगी बात, नो इशू। ठीक। हमारे इसका प्रोटैगनिस्ट होता है स्कॉट फिंच। ओके, इसमें दो तीन बच्चियां भी रहती हैं, छोटी छोटी, खेलती हैं। उनका एक भाई है वो जो कहीं छुप जाता है, एक ब्लैक व्यक्ति होता है, वो कुछ मदद कर देता है इनकी, जाता है तो ये लोग डरते हैं इससे, भूत जैसा। चलो अब हाँ, पांचवी और सबसे खास बात आ जाती है, पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, द नरेटिव लेंस। पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ ही गए होंगे कि मतलब जिससे पता चलता है कि कितने व्यक्ति हैं, कौन बता कौन रहा है। अच्छा, इससे पहले हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एक बात बताया तुम्हें, पॉइंट ऑफ व्यू ये बताता है कि कहानी जो है उसमें हमें कितना पता चलेगा, है ना। चलो आओ देखो, पहले हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन, द नरेटिव, द नरेटर इज अ कैरेक्टर, आई, मतलब अगर वो बोल रहा है आई तो समझ जाना फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर थर्ड पर्सन लिमिटेड, फोकस ऑन वन कैरेक्टर, ही सी या दे, है ना। मतलब अगर सी से स्टार्ट हो, ही सी या दे से स्टार्ट हो, समझ जाओ थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट, नरेटिव नोन ऑल, ही सी दे। अब ये समझ लो क्या दोनों में अंतर क्या है। इसमें थर्ड पर्सन बताएगा पूरी कहानी, लेकिन ऑडियंस को कुछ पता नहीं होगा, ऑडियंस के आगे सस्पेंस बना रहेगा। लेकिन ये जो कहानी होती है ना, इसमें ऑडियंस को सब पता है, साले ये कमीना है, ये अच्छा है, ऐसे समझ लो। ये अपन कहानियां देखते हैं ना, आजकल की सारी कहानियां इसी से बनती हैं। मान लो कि कोई सीरियल देख रहा है, अरे किसको, हाँ अरे हेमलेट को देख लो, हेमलेट वर्क को देखो, तो उसमें हमें पता होता है कि उसका चाचा बेकार है, चाचा उसका जो है वो बेकार है जिसने उसके पिता को मारा है। लेकिन वहां जो ऑडियंस होती है, मतलब वहां पे शुरू में हेमलेट को पता नहीं होता, लेकिन देखो हम और आपको पता होता है कि वो घटिया है, ठीक है ना। पता नहीं हो तो वो तो पता करने के लिए नाटक करवाता है, फिर उसको पता चलता है। ऐसे बहुत सारी कहानी है जिसमें दर्शक को सब पता होता है, चल जी घटिया है जी होता, लेकिन उसके साथ फिर भी वो मालूम अटैच है, अपन कहते मर्जी है तबा के संग है। बेकार आदमी, पब्लिक को पता है, उसको नहीं पता, वो तो कहती नहीं बहुत अच्छा है, आज अपनी मूवीज, है ना। ये होता है थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट। कई बार आप देखोगे जो व्यूज, ठीक। द हैंडमेड टेल, use a first person point of view, reader's experience lead to offered thought। ये उसका कोई कैरेक्टर होगा, ये कहानी हमने सर्च करी थी और हम शायद सुन नहीं पाए,
कि हमने सुनी थी तो उस नींद में सुनी रही है। हमें याद नहीं लेकिन सुनी है सिर्फ, है ना? और ये भी इम्पोर्टेंट वर्क में से हैंडमेड टेल्स। स्टाइल, नॉट आवर स्टाइल, वर्क स्टाइल। ठीक है, द ऑथर्स वॉइस। ओके, तो हम राइटर की आवाज की बात करें, आवाज की नहीं मतलब उसके बोलने की, तो पहला है टोन, द ऑथर्स एटीट्यूड, राइटर किस तरीके से लिख रहा है। तो टोन से हमें याद आ गया कौन सा, एपीजे अब्दुल कलाम का द विंग्स ऑफ फायर। इतनी प्यारी टोन है उसकी, सुना नहीं सुना तुमने वो, ने फिर वो ऑडियो हमने तो बैचेस में बता दिया, मतलब किसी ने, क्योंकि कुछ बच्चे खरीद के रखे हैं विंग्स ऑफ फायर, तुम लोग को पढ़ना हो तो बता देना, कविता के पास है। हम्म, चलो देखें, टोन समझ गए? हाँ, टोन से याद आ गया, देखो टोन से याद आ गया, टोन से याद आया, एक ऑडियो है विंग्स ऑफ फायर। हमारी लाइफ में अब तक अगर कोई कुछ ऑडियो में हमारे अंतरात्मा को झंझोर रहा है तो उसमें से एक विंग्स ऑफ फायर की ऑडियो, तो उसको जब आप सुनोगे ना, अच्छा उसकी एक शर्त है लेकिन सुनने की, एकांत में सुनोगे और ईयरफोन लगा के शर्त यही, चाहे छत पर किसी से बैठ, कोशिश और हो सके तो हिंदी में, पूरी हिंदी में। तो बात तुम लोग हमसे कहोगे कि नहीं सर, एक एक हैवी मोटिवेटेड, हैवी मोटिवेशन और एक अच्छे इंसान की कहानी, यूट्यूब पे डालना विंग्स ऑफ फायर बाय गुलजार, पहली ही ऑडियो आएगी, डाल लो उसको सर्च लिस्ट में डाल। यही तो गलती है। ये देखो इसके कुछ अंश हम सुना दे रहे हैं। मैं प्यास बुझाता, उसकी बेगुनाह रहमत उसी तरह कर रही है जैसे शताब्दी और आशिया। लड़के की कहानी जो बारे में अपने भाई की मौत था, शागिर्द की कहानी उसकी परवरिश सुब्रमण्यम अय्यर और अय्यद भाई सोलोमन। ये सिलेबस में भी आएगी, कि बिना तो लिटरेचर ये अधूरा है, इंडियन लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन लिटरेचर अपना एक ईयरफोन लगा के, जितने लोगों को हमने बोला था उनने उसी तरीके से सुना,
ठीक, कौन सी याद आ गया? चलो आगे देखें। बताने का तरीका। फिर देखें डिक्शन, ऑथर्स वर्ड्स चॉइस, बंदे ने कैसे कैसे वर्ड्स यूज, वर्ड से फिर हमें हेमलेट याद आ गया कि हेमलेट जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे ना तो आप बुद्धि ही खराब हो जाएगी, ऐसे ऐसे विलियम शेक्सपियर ने वर्ड चुने, है ना, लेकिन उससे ना फीलिंग आती है, एक पंच मिलता है, एक मतलब वो मिलता है एक, समझ रहे हैं ना। फिर देख लें सिंटेक्स, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, उसमें फ्लो मिलता है। फिगरेटिव लैंग्वेज, यूज ऑफ मेटाफर, क्या क्या उसमें मेटाफर्स यूज किए हैं, क्या क्या तुलनाएं करी हैं, जितना ज्यादा कंपैरिजन होता है ना उतना ज्यादा इमेजिनेशन डेवलप होता है कोई भी वर्क लो। का सबसे एग्जाम्पल हमारा अर्नेस्ट हेमिंगवे, हर हेमिंगवेज स्टाइल्स इज कंसाइज, है ना, द ओल्ड मैन इन द सी का एक वर्क हो गया। इट यूजेस मिनिमलिस्ट प्रोज एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस, दिस दिस क्रिएटर्स अ सेंस ऑफ रियलिज्म। अब बात करें अपन सिंबोलिज्म की, क्या पूरा सिंबोलिज्म मतलब हिडन मीनिंग, ठीक, यूनिवर्सल सिंबल्स, कॉन्टेक्चुअल सिंबल्स, एलेगरी, ऐसे सिंबल जो पूरी दुनिया भर में मान्य हैं। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग पढ़ के समझ के आ रहे हैं। एलेगरी, द ग्रीन लाइट इन ग्रेट गैट्सबी, ठीक, अब याद हो गया, सिंबलाइजेस गैट्सबी ड्रीम, वहां पे हरे लाइट को इस बात से कर रहा है कि वो सपने दे। इट्स रिप्रेजेंट हिज लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, द लाइट रिप्रेजेंट्स द इल्यूजन ऑफ, लाइट इस बात को रिप्रेजेंट करता है ना, इस इल्यूजन को क्रिएट करता है प्यार को। स्ट्रक्चर, 7वां पॉइंट, क्रोनोलॉजी ना, फ्लैशबैक, क्रोनोलॉजी मतलब उसका कालानुक्रम घटनाओं का, फ्लैशबैक कहते हैं फ्लैशबैक, पूरा फ्लैशबैक याद होना चाहिए फ्लैशबैक। इन मीडिया रेज, मीडिया रेज मतलब उसमें आप पिक्चराइजेशन, है ना, ये समझ लो कि एक मूवी के सेंस में समझना, उसका पिक्चराइजेशन, उसका प्रेजेंटेशन, ये चीजें। फिर पैरेलल स्ट्रक्चर, अब एक स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर के साथ कुछ पैरेलल स्ट्रक्चर भी चलते हैं, है ना, जैसे एक मेन कहानी है, मेन कहानी के साथ दूसरे कहानी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया हमें। वो है, यही है पैरेलल स्ट्रक्चर। चलो इसका शानदार कहा एग्जाम्पल दे दिया हमें, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सुना नहीं, नाम सुना, मूवी है, हाँ 7 मूवी बनी है पूरी, हाँ, देखना हो तो बता देना, हमारे पास शायद टेलीग्राम पे डली होंगी, डाउनलोड करके देख लेना पूरी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एम्प्लॉयज मल्टीपल लेयर स्ट्रक्चर, बहुत सारी शानदार कहानियां हैं। द स्ट्रक्चर मिरर इन एपिक स्केल ऑफ द स्टोरी, इट ऑल्सो मिरर्स द इंटरकनेक्ट्स कनेक्टेडनेस ऑफ इट्स कैरेक्टर, कहने का मतलब लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, एक एपिक टाइप की बड़ी सी स्टोरी होती है ना, और साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जिसकी जिसकी छवि आपको हमको, लॉर्ड ऑफ द रिंग बहुत शानदार मूवी है, देख। कंक्लूजन,
पावर ऑफ। ऐसे है कि जिनके तो अपन मतलब इयरिंग्स बनवा ले ना, बेंगोली इयरिंग्स का फॉर्मेट है ये, मालाएं भी होती हैं। ठीक है, कंक्लूजन है द इंटरप्ले ऑफ एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल वर्क टुगेदर, सारे वर्क एक साथ मिलके काम करते हैं, दे क्रिएट अ कोहेसिव एंड द मीनिंगफुल स्टोरी। ठीक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रखने वाला। ठीक है, तो एक मतलब कहानी ऐसी होती है कि उसमें सारे एलिमेंट जोड़ के रखते हैं कहानी को। अगर सही है, ऐसे समझ लो कि कोई भी चीज अगर बनी है, अगर उसमें एलिमेंट ना लगा आप जोड़े, टूट जाएगी। सीधी बात है, मान लो एक पलंग बना है, नट बोल्ट ना, इंची है, सभी चीजें ना लगी हो, ठीक। फिर एनालाइजिंग दीज एलिमेंट्स इनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग, ये सारे एलिमेंट हमारी को मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद करते हैं। रीडर्स कैन एंगेज, रीडर्स उसमें एंगेज रह सकता है मोर डीपली, ज्यादा से ज्यादा गहराई से, विद द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, अगर कहानी को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया हो तो आप उस कहानी में और गहराई से पहुंच। शानदार एग्जाम्पल है हमारा विंग्स ऑफ द, कहानी को जब तुम लोग सुनोगे, कहानी का हम तुम्हें एक हमारा एक फायदा बता दें, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। ग्रुप डी का पेपर जब निकला था ना, रनिंग करी थी, रनिंग की तैयारी के लिए। हाँ, 1.5 किलोमीटर मांगते हैं, तो हम होती है 4 मिनट 15 सेकंड, ये बॉयज का था, बॉयज का 4 मिनट 15 सेकंड, गर्ल्स का होता है 8 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने तुम्हें एक बात बताई थी एक दिन ग्रुप डी में कि कुछ चीजें जो चीजें, देखो तुमने वही फिर से क्वेश्चन कर दिया, महत्व तो है उसका, आपके स्टेमिना को चेक किया जाता है, उसमें 35 किलो की बोरी गधे पे रखवा के भी दौड़ाया जाता है 100 मीटर। 2 प्रकार की दौड़ होती है, वो 100 मीटर की दौड़ तो हम निकाल गए थे ऐसे ही, हमने कहा 35 तुम 50 धर दो, रेत की बोरी होती है, कंधे पे रख के दौड़ना होता है, दौड़ नहीं होता है। तो ये बताता है, आप अगर आपकी कोई स्टोरी टेलिंग बहुत शानदार है ना, तो रह गए, तो भाई रह गए, हम रह गए थे, ना होता तो फिर हम वही कहूँ, अगर हम निकल गए होते तो हम वही पटरी पे घूम रहे होते, लोहे को एक डंडा, इतना बड़ा पाना, इतने इतने मोटे जूता फंसा के 5 किलोमीटर रोज घूमते पटरी पे। तुम काय की कह रहे नहीं भैया, हम तो ग्रुप डी कह रहे हैं। है नहीं, यहाँ सिर्फ इसको चेक करते हैं, सिर्फ इसको, और और आपकी फिटनेस को, है ना, आपका हार्ट अच्छे से काम करना चाहिए, है ना, आपका लंग्स अच्छे से काम करने चाहिए, आपका आंखें अच्छे से काम करनी चाहिए, सबसे जरूरी दिमाग। ठीक, अगले पगले टाइप बिल्कुल। तो हम 3 किलोमीटर दौड़ लेते थे, फिजियोथेरेपी पूरी लगा लिए, दिमाग को इसमें एंगेज कर लिया, शरीर की थकावट दिमाग को पता ही नहीं चलने दे रहे। बस किनार पकड़े रखा करो, है ना, हमारी हम्बल बार बार रिक्वेस्ट। ठीक है, चलो अपनी ये स्लाइड यहीं खत्म। शानदार, बहुत सारी भयानक भयानक चीज जानने के बाद, तो 1.5 घंटे में अपन इसको
बहुत ओवरलोड भी हो गए। आह, 20 मिनट रुक जाओ तो अपन पूरे 2 ही घंटा कर ले, हम लिस्ट भी ढूंढ ले फिर।